तो ये हमारी रिपोर्ट थी अंजलि जी। विसल ब्लोअर एक्ट तो नहीं आया, लेकिन जन लोकपाल बिल जिसको कहना चाहिए, जन लोकपाल बिल तो नहीं, लोकपाल बिल दरअसल पारित हुआ। आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है? ये जो लोकपाल बिल है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कानून के पास होने से, केवल मात्र कानून के पास होने से कुछ भी बदल जाएगा। उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी वो बहुत ज़रूरी है। उस कानून के साथ साथ किस तरीके की कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट की जाएगी, जुडिशरी किस तरीके से काम करेगी, ये बहुत ज़रूरी है। आप इस बात से सहमत हैं कि जो बड़े करप्शन के इशू है कम से कम उसके वो इन्वेस्टिगेट हो? शैलेश जी, इसके लिए प्रावधान है। हालांकि अरविंद केजरीवाल साहब जो कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि इससे एक चूहे को भी आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते। आप इन्वेस्टिगेट कुछ भी कर लीजिए, चूहे को या राजा को या शेर को, मगर जब तक जुडिशरी इसको कोई कुछ नहीं करेगी, मुझे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखाई देता। लोकपाल बिल किसी भी तरह से करें, और हम इस देश में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मतलब समझते हैं कि जजेस करप्ट ना हो, भ्रष्टाचार ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक जजेस रीजनेबल टाइम में चुकादा नहीं देते, निर्णय नहीं देते, तब तक भ्रष्टाचार पे कोई भी रोकथाम मुमकिन नहीं है। जैसे आरटीआई की बात हुई, आपने बहुत सारे डिसीजन आरटीआई को लेकर दिए होंगे, लेकिन तब यह भी निराशा होती थी कि भाई आरटीआई के माध्यम से लोगों ने जानकारी हासिल कर ली, आप लोगों ने जजमेंट भी पास कर दिया, पर उसके ऊपर कहीं एक्शन नहीं हो रहा है। तो शिकायत निवारण बिल अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है लोकपाल बिल है और शिकायत निवारण बिल, ये छोटे छोटे कदम एक बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जो अरविंद जी ने कहा है, जनता को अभी बड़े कदम चाहिए। बहुत छोटे छोटे कदम ले चुके और कायदे बनाते जाते हैं और उसका कानून बनाते हैं, उसका पालन करते नहीं है हम। इसके लिए मैं मानता हूं कि इसकी अभी 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 बहुत धीरज हो चुकी लोगों की, और धीरज हम न एक्सपेक्ट करें लोगों से, हम कुछ डिलीवरी करें। जी, डिलीवरी करें, तो डिलीवरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अंजलि जी, आप इस बात से वो कह रहे हैं कि बड़े कदम की, और बड़े कदम की डिलीवरी जो है वो शायद उसके लिए कुछ बड़ा कदम उठाना पड़े। नहीं, मैं शैलेश जी से सहमत हूँ फिर इसमें, लेकिन मैं फिर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। देखिए, लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो लोगों की जो भावना थी जब उन्होंने लोकपाल बिल की मांग के अंदर वो सड़कों पे उतरे, वो यही थी कि अब सूचना का अधिकार कानून भी आ गया। इतने सारे करप्शन के केसेस जो हैं, लोग खुद सूचना लेके उजागर कर पा रहे हैं, पर जब सामने भी आ गई सारा भ्रष्टाचार, इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हो रही है, वही लंबित पड़ी है। शैलेश जी, आप जो बड़ा कह रहे हैं कि बड़े कदम की जरूरत है, छोटे छोटे कदम लोग अब नहीं चाहते, धैर्य उनका टूट रहा है, आप किस तरह के बड़े कदमों की बात करें? एक बड़ा कदम जो न लोगों के एजेंडा पे है, न मीडिया के एजेंडा पे है, जुडिशरी कोई रीजनेबल टाइम में डिसीजंस दें। सब कमीशंस और सब आयोग कोई रीजनेबल टाइम में डिसीजंस दें। चाणक्य का में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने कल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो दरअसल दिल्ली में किस तरह की पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे, यह हमने जानने की कोशिश की उनके कुछ उन वक्तव्यों से जो वो उन्होंने हमारे इस मंच पर यानी जानने का कार्यक्रम में आए थे। तब उन्होंने पारदर्शिता को लेकर और एक बेटर गवर्नेंस को लेकर क्या कुछ कहा, उससे हमने जानने की कोशिश की कि दरअसल दिल्ली के लोगों के भाग्य में क्या आने वाला है। हमें भी आदत डालनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं जनता को दी जाएं, और जनता के जो नुमाइंदे, ये जो सरकारी अफसर हैं, वो अपने आप को जनता का सेवक समझें और वो इस सूचना के कस्टोडियन हैं, और ये सूचना देने में हिचकिचाएं ना। सूचना के सिपाही अरविंद केजरीवाल पारदर्शिता के लिए संघर्ष करने वाले अरविंद केजरीवाल, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपकी नई सरकार के नए मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में कितने सफल रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर मुख्यमंत्री बनने से पहले सूचना के अधिकार और पारदर्शी प्रशासन के लिए अरविंद केजरीवाल ने
अब तक जितने संघर्ष किए उसमें कमोवेश उन्हें सफलता ही हासिल हुई। बीते 8 सालों से अरविंद केजरीवाल आरटीआई कानून और देश के राष्ट्रीय चैनल डीडी न्यूज के जानने का हक कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहे। केजरीवाल साहब, किस तरह से जो है एमसीडी की ये कहानी थी कि कैसे जो है एमसीडी जो है पार्क बना देता है, लेकिन रखरखाव के बारे में जो है कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। जिस किस्म से लोग देश भर में इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कानून को आए हुए 3-4 साल हुए हैं, तो उस किस्म से लगता है कि लोगों के अंदर इसके प्रति विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। जानने का हक से जुड़कर अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया ने न केवल आरटीआई को लेकर लोगों की शंकाओं का समाधान किया, बल्कि आरटीआई की अलख लगातार जलाते रहे। We are just helpless. तो मेरा एक सुझाव है, देखिए अगर आप सूचना के अधिकार का रूट लेना चाहते हैं, आप ज़रूर लीजिए। इसमें यूपीएससी के ढेर सारे कैंडिडेट्स ने आंसर शीट्स की कॉपीज़ तो नहीं मांगी थी, लेकिन उन्होंने उनकी इवैल्यूएशन किस तरह से हुई, उनको किस में कितने मार्क्स मिले, वो सब चीज़ें मांगी थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कई बार साफ किया कि उनके मन में किस तरह के प्रशासन और किस तरह की सरकार की अवधारणा है। कुछ लोग हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो क्रिटिसाइज करने के साथ साथ मुझे लगता है कि जो अच्छे तत्व हैं समाज में, जो अच्छे लोग हैं समाज में, जो अच्छे धाराएं हैं समाज में, उनको रिकग्नाइज करना, ताकि अच्छाई का बोलबाला हो और बुराई की हार हो। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप यहाँ पर आए और एक बार फिर से आपको हम पूरे देश की तरफ से बधाई दे दें। और अब जबकि अरविंद केजरीवाल खुद सरकार के मुखिया हैं, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी और दिल्ली के लोगों को सरकार ही नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का एहसास होगा। एक आम धारणा है, अगर आपको अपने घर परिवार में कुछ अच्छा करना है तो घर के मुखिया बन जाएं, अगर आपको अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करना है तो ग्राम प्रधान बन जाएं। लेकिन अगर आपको अपने प्रदेश या देश के लिए कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए आप राजनीति में आएं। कुछ इसी धारणा के साथ एक नया नाम उभरा है इन दिनों, अरविंद केजरीवाल। जहां दिल्ली में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, वहीं इस दिल्ली के नए सेनापति के लिए चुनौतियां भी उससे कहीं ज़्यादा हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन ओपी जमलोकी के साथ मोहम्मद आकिब खान, डीडी न्यूज़। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। और अंजलि जी, आप कैसे देखती हैं, अब जबकि एक आरटीआई एक्टिविस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो फिर आपको लगता है कि पारदर्शिता की जो आप बात करते थे, कम से कम दिल्ली में तो बढ़े? हम ये ज़रूर अपेक्षा करेंगे कि जब आम आदमी पार्टी एक पारदर्शी पार्टी होने के नाते से, वो हम अपेक्षा करेंगे कि वो ज़रूर पूरी सूचना के अधिकार के तहत अपनी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाएं, धारा 4 के तहत भी। और जब लोग उनके पास एप्लीकेशन लगाते हैं, जानना चाहते हैं कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे डिसीजन मेक कर रहे हैं, वो कैसे अपने फंड्स को ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो सारी सूचनाएं वो जरूर पारदर्शी करेंगे। शैलेश गांधी जी, आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जो आम आदमी पार्टी अब सत्ता में दिल्ली में आई है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, वो कहते हैं कि एक ग्राम स्वराज की अवधारणा पर वो मोहल्ला समितियों में कहते हैं कि जाकर डिसीजन लेंगे। क्या आपको लगता है कि ये जन भागीदारिता का और पारदर्शिता का एक नया पहल हो सकती है? मैं समझता हूं कि जो स्वराज शब्द इस्तेमाल करते हैं अरविंद जी, उसका ये एक नया स्वरूप है। और पारदर्शिता, मुझे ये विश्वास है कि ये पार्टी जरूर पारदर्शी रहेगी। कुछ और चीजों पे कुछ थोड़े डाउट्स हैं, मगर मैं समझता हूं कि देश की आशा बंधी हुई है। लोगों को बहुत ही जबरदस्त आशा है कि ये पार्टी कुछ अलग तरह से पॉलिटिक्स करके दिखाएगी। अब तक उन्होंने दिखाया है और मुझे उम्मीद है कि उसको वो तोड़ेंगे नहीं। बहरहाल आज कार्यक्रम में इतना ही। अंजलि जी, आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और शैलेश गांधी जी, आप भी हमारे साथ जुड़े मुंबई से, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने आज खास करके बात की साल 2013 के जो जख्म थे उनकी बात की, और साथ साथ जो उम्मीदें, जो 2013 जाते जाते जो उम्मीदें जगा रहा उनकी हमने बात की। लेकिन इस बीच देश भर में आरटीआई को लेकर जो कुछ होता रहा वो सभी समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। पिछले दिनों लोकपाल बिल पास हुआ जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त हथियार साबित होगा। कुछ ऐसी अवधारणा के साथ 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था।
लेकिन ये देखने में आया है कि जो राज्य हैं वो आरटीआई कानून को लेकर अलग अलग नियम बनाते रहते हैं। और ये जो खबर है ये गोवा से। गोवा सरकार ने साफ कहा है कि अगर गोवा सरकार से या फिर गोवा के किसी सरकारी विभाग से आप आरटीआई डालकर जवाब चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको भारतीय नागरिक होने के प्रमाण देने होंगे। गोवा के जो रहने वाले जो भी आरटीआई कार्यकर्ता हैं उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया है, क्योंकि जो सूचना अधिकार कानून है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको आरटीआई डालने के लिए भारतीय नागरिक होने के सबूत देने होंगे। करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग ने आरटीआई के तहत नहीं दी सूचनाएं। खबर पंजाब से है। पंजाब के एक अध्यापक ने वहां के शिक्षा विभाग ने प्रमोट हुए टीचर्स का, जो वहां के प्रमोट हुए प्रिंसिपल हैं, उनका ब्यौरा मांगा था, लेकिन 1 साल 6 महीने लगभग होने के बावजूद उन्हें सूचनाएं नहीं मिली हैं। एक चिट्ठी लिखकर जब विभाग से पूछा गया तो उन्होंने उनसे 500 रुपये बतौर फीस जमा करने के लिए कहा। जब फीस अभी भी जमा करने के बावजूद उन्हें सूचनाएं नहीं मिल सकी हैं। महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां अब वहां पर आरटीआई ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जवाब ले सकते हैं। जी हाँ, डीओपीटी विभाग इसकी शुरुआत केंद्र में करी थी और फिर धीरे धीरे इसको पूरे मंत्रालय में इसे लागू किया गया, धीरे धीरे मंत्रालय में फैला। अब उसका ये भी मानना है कि पूरे देश में जो केंद्रीय विभाग है वहाँ पर ये लागू जल्द में कर दिया जाएगा। लेकिन अब महाराष्ट्र में ये शुरुआत हुई है और वहाँ पर सबसे पहले जीएडी, जी हाँ, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वहाँ सबसे पहले ये शुरुआत की गई है और फिर उसको बढ़ा करके एक्सटेंड कर करके धीरे धीरे जो डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ से जो राज्य सरकार की जो सूचनाएं हैं वहाँ आप ले सकते हैं। 30 दिन के अंदर मिलने वाले जवाब को 3-3 साल लग जाते हैं। जी हाँ, मामला पेंडेंसी का है और खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के एक आरटीआई आवेदक अभय दुबे ने आरटीआई डाली, इसके साथ ही साथ एक पिटीशन डाली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का राज्य सूचना आयोग है उसमें 18,000 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने तुरंत ही मामले को संज्ञान में लेते हुए राज्य सूचना आयोग को तलब किया और पूछा कि आखिर 18,000 से ज्यादा मामले क्यों लंबित पड़े हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि वहां पर जो कमिश्नर है, वो जो सूचना आयुक्त है, उनकी नियुक्ति नहीं हुई, क्योंकि हर राज्य सूचना आयोग में 10 कमिश्नर होने चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 कमिश्नर थे, इसीलिए पेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आरटीआई कार्यकर्ता के दबाव का दिखा है असर। लुधियाना में हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी की है सैंपलिंग की रिपोर्ट। इससे पहले आरटीआई कार्यकर्ता ने कुछ मामलों को उजागर किया था कि वहां पर लुधियाना में जब डेंगू का प्रकोप फैला था, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने चुस्ती नहीं दिखाई थी। मामला प्रकाश में आया तो विभाग खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है। विभाग का कहना है, विभाग की दलील है कि उन्होंने इस दौरान करीब 42 फूड सैंपलिंग ली थी, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता का आरोप है कि ये जो सैंपल लिए गए थे वो एक ही जगह से ले लिए गए थे। औरत की उम्र, मर्द की कमाई, जीवन में कभी ना पूछना भाई, नहीं तो बदले में होगी रुसवाई। जी हाँ, ये आरटीआई के जवाब में ऐसे जवाब दिए जा रहे हैं। यही नहीं, जब दूसरी बार उसी को सवाल को अंग्रेजी में जब उस डिपार्टमेंट में लगाया गया तो वहाँ डिपार्टमेंट से कहा गया कि आप हिंदी में लिख कर करके लाइए। साथ में ये भी लिखा कि आप जो हैं क्या जानना चाहते हैं, कहीं पर निगाहें कहीं में निशाना। इस तरह के जो शायराना अंदाज था, जो शायराना जवाब था, ये कहीं और से नहीं, ये जवाब दिया जा रहा है हरियाणा के जो हिसार जगह है वहाँ के आकाशवाणी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते, और इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है जानने कहा, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपर निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है janneKahak@gmail.com। आप हमारे ट्विटर हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। आज फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, और नए साल में आपसे मुलाकात होगी और नई उम्मीदों के साथ मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।